हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विम्स एकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साइको एनालिटिक थ्योरी या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड साहब ने किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे और एक मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड साहब ने मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत मन का विश्लेषण किया गया था और सिगमंड फ्राइड साहब ने मन को 3 भागों में डिवाइड किया था। मतलब कि इन्होंने मन को 3 प्रकार का बताया था। जैसे कि पहला इन्होंने बताया चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, और दूसरा इन्होंने बताया था अर्ध चेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा इन्होंने बताया अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने जो पहला बताया था चेतन मन, इसको इन्होंने हमारे दिमाग का 10% बताया था। मतलब इन्होंने कहा जो हमारा संपूर्ण दिमाग होता है उसका 10% हमारा चेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। और इन्होंने बताया कि चेतन मन जो होता है हमारी प्रेजेंट की गतिविधियों, वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है। जैसे कि हम वर्तमान में क्या सोच रहे हैं या भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, उसके मतलब क्या हमारी गतिविधि होगी उसके बारे में हम सोच रहे हैं, या हम वर्तमान में किस गतिविधि से संलग्न है। इस सारी चीजों का जो हमारा क्रियान्वयन होता है हमारे चेतन मन के द्वारा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो हम वर्तमान में चल रहे हैं ना, तो हम वर्तमान में अपना तुरंत नाम बताएंगे कि हमारा नाम संदीप मिश्रा है। या हमसे कोई पूछे कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम चेतन मन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, या कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड, जो कुछ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में हम तुरंत बताएंगे। फिर हमारा क्या होगा, दूसरा है इन्होंने बताया अर्ध चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है लेकिन कुछ समय देकर याद किया जा सकता है। मतलब ये ऐसा हमारा दिमाग होता है जिसमें हमें तुरंत चीजें याद नहीं आती हैं। इसमें हम थोड़ा सा जोर देते हैं दिमाग को। मतलब कोई चीज हम पहले से पढ़े हुए हैं लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है तो हम तुरंत उसका जवाब नहीं देते हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है कि हमारा क्या नाम है, तो हम तुरंत बता देते हैं क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। लेकिन कुछ चीजें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होती है जिनको हम तुरंत नहीं बता पाते, लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर देकर बता सकते हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है कि भारत कब आजाद हुआ था, तो हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे और हम पीछे जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था, तो हम तुरंत बता देंगे कि भाई भारत इस समय आजाद हुआ था, मतलब इस तिथि को आजाद हुआ था। तो हम ये सारी चीजें तुरंत रिकॉल करके बताते हैं। तो जो हम चीजें रिकॉल करके पहले से पढ़े हुए हैं या फिर उनको हमने कभी मतलब उनके बारे में सुना है और उनको हम रिकॉल थोड़ा सा दिमाग लगाकर फिर अगर बता पाते तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, अर्ध चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की क्या राजधानी है, तो हम क्या बताएंगे, दिल्ली है। या हमारा देश कब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो इस तरह से अगर हमसे कोई ऐसी चीज पूछता है जो हमारे वर्तमान में नहीं चल रही है, तो उसको हम अर्ध चेतन, सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा उसका रिस्पॉन्स देते हैं। फिर तीसरा इन्होंने क्या बताया, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड हमारा 90% भाग होता है। इन्होंने अचेतन मन को 90% वेटेज दिया और इन्होंने इसके बारे में बताया इसमें वह बातें होती है जो हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती। जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हम एग्जाम में गए और कोई क्वेश्चन हम पढ़ के गए हैं, मतलब उस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा लेकिन उस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया और हम नहीं बता पाए, याद भी करने की कोशिश की लेकिन फिर भी हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, तो वो हमारी चीजें अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती है। मतलब उसको हम याद करके भी ना बता पाते हैं। फिर हम एग्जाम से जब बाहर निकलते हैं फिर हमें कोई बताता है तो हम तुरंत याद कर लेते हैं, अरे भाई इसको तो हमने पढ़ा था, इसका ये आंसर होता है। मतलब ऐसी चीजें हो जाती है कि वो हमें काम पढ़ने पर याद नहीं आएंगी लेकिन हम बाद में उनको रिकॉल कर लेंगे, या फिर ऐसा कोई मतलब उससे हिंट दे देगा तो हम उसको तुरंत बता देंगे। तो ये क्या होती है, ये चीजें अचेतन मन में चली जाती हैं और ये हमारे दिमाग का 90% पार्ट होता है। फिर फ्राइड साहब ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। इसमें इन्होंने इद्म बताया था। पहला जो इन्होंने कैटेगराइज किया था उसमें इन्होंने बताया था इद्म, और दूसरा क्या था, ईगो, अहम, और तीसरा इन्होंने क्या बताया था, सुपर ईगो, परा अहम। तो इद्म को देखते हैं। इसमें इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं आती हैं, जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को संतुष्ट करना, या सामाजिक आवश्यकताओं और
नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। मतलब इन्होंने इद्म में क्या बताया था, इसमें व्यक्ति की शारीरिक मूल आवश्यकताएं आती हैं, जिसमें कि इद्म में हमारी बेसिक नीड्स आती हैं। इसमें इन्होंने फ्राइड साहब ने क्या बताया, इसमें हमारी बेसिक नीड्स आती हैं, ऐसी आवश्यकताएं आती हैं जिनको हम पूरा करते हैं चाहे जिस भी कंडीशन में हो। मतलब हम नैतिक सामाजिक सब कुछ, नैतिकता अपनी सामाजिकता सब कुछ भूल जाते हैं अगर ये हमारी आवश्यकता हमारी पड़ती है। अगर हमें भूख लगी, एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, अगर हमें भूख लगी है और लगातार हमारी भूख बढ़ती जा रही, तो हम अपनी नैतिकता भी छोड़ देंगे और सामाजिकता भी छोड़ देंगे। अगर हमें भूख लगी तो हम चोरी करके भी खाना खा लेंगे, उस समय हम अपनी नैतिकता या अपनी सामाजिकता को नहीं देखेंगे। अगर हम नैतिकता या सामाजिकता को देखेंगे तो हमें ये पता है कि अगर हम भोजन नहीं करते हैं और नैतिकता और सामाजिकता को बचाने के चक्कर में पड़ते हैं तो हमारी मौत हो सकती है। तो हमें ये चीज़ें पता है कि हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इनको पूरा करने के लिए अपनी नैतिकता और सामाजिकता दोनों को छोड़ देते हैं। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम प्यास को कुछ ही निश्चित समय तक, मतलब कुछ निश्चित समय तक ही रोक पाएंगे। उसके बाद हमारी क्या इच्छा होगी कि अब हमें पानी पी लेना चाहिए, चाहे हमें जिस भी कंडीशन से गुजरना पड़े। जैसे कि माना पानी ऐसी जगह पे रखा हुआ जहाँ पर अगर हम पानी वो उठाते हैं तो हमारी इज्जत पे आँच आएगी, या हमारी नैतिकता जो है वो उस पर एक तरह से क्वेश्चन मार्क उठेगा कि भाई आपने इस जगह से पानी क्यों उठाया। तो मतलब ऐसी ऐसी स्थिति में भी अगर पानी रखा हुआ है फिर भी हम पानी को उठाते हैं और पीते हैं। इसी तरह से सेक्स है, जैसे कि लोग रेप करते हैं, तो ये ऐसी कंडीशन होती है हमारे शरीर की जिनको हम रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। भूख प्यास और सेक्स ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम रोक नहीं पाते हैं, ये हमारी इद्म के अंतर्गत आती हैं। इनको हम सामाजिकता और नैतिक नैतिक मूल्यों दोनों को छोड़कर इन इच्छाओं को बलपूर्वक प्राप्त करते हैं। मतलब सारी चीजें हम छोड़कर फिर अपना पूरी ताकत, मतलब पूरी क्षमता लगाकर इनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फिर क्या है, ईगो अहम, इस या आवश्यकताओं इच्छाओं की संतुष्ट की योजना का निर्माण करता है। मतलब हमारे अंदर जो आवश्यकता है या नीड है उसको प्राप्त करने की योजना बनाता है। जैसे कि हमारी नीड क्या है, भूख लगी है हमारी, ठीक, ये हमारी क्या है, भूख लगी इच्छा है ये, ठीक। और इसकी नीड क्या है, भोजन प्राप्त करना। इसकी नीड क्या है, भोजन प्राप्त करना। तो इसकी योजना बनाने का कार्य, योजना बनाना मतलब भोजन को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी, ठीक। मतलब भोजन को प्राप्त करने के लिए हम किन क्रिया विधियों से गुजरेंगे, तो इन सारी चीजों की योजना बनाना, ठीक है। तो किन क्रिया विधियों से हम गुजरेंगे इसकी योजना बनाना, फिर इस क्रिया विधि को क्रियान्वित करना। मतलब भोजन बनाने के लिए खाना एकत्रित करना, चूल्हा जलाना, बर्तन बर्तन धोना, ये सारी चीजें अगर हम करते हैं, मसाला, ये सारी चीजें, मसाला लेकर आना, खाना लेकर आना, चावल दाल ये सब इकट्ठा करके फिर भोजन बनाना, तो ये सारा काम, मतलब जो हमारी मूल आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए योजना बनाता है और इनका कार्यान्वयन करता है। मतलब योजना हमारी जो बन गई उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करता है। परिणाम की चिंता भी करता है कि मतलब अगर हमने भोजन बनाया तो इसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में भी सोचता है। जैसे कि कुछ कार्य हमारे क्या होते हैं, जैसे हमने पहले क्या बताया था कि हम नैतिकता और अपनी सामाजिकता दोनों को छोड़कर कार्य करते हैं। जैसे हमने भोजन बनाया बनाया लेकिन हमारी नीड है भोजन की, लेकिन भोजन हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो भोजन हमारी आवश्यकता है और हम इसको प्राप्त करेंगे चोरी करके या भी किसी भी तरह से। तो इसकी योजना हमारा कौन बनाता है, अहम, ईगो, ठीक है। और इसका कार्यान्वयन भी करता है लेकिन परिणामों की भी चिंता करता है। तो हमने चोरी करके भोजन बनाया तो ये परिणाम भी, मतलब क्या कहते हैं, योजना भी बनाएगा, कार्यान्वयन भी करेगा। और परिणाम क्या होगा कि हमने चोरी करके भोजन बनाया तो इसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में भी चिंता करता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ईगो अहम के अंतर्गत आता है। फिर क्या है, सुपर ईगो, परा अहम, यह समाज द्वारा बनाए गए नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है। जो परा अहम होता है ये हमारे समाज के द्वारा बनाए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर काम करता है। जैसे कि हमारे अंदर ज्यादा ईगो, मतलब सुपर ईगो जितना ज्यादा होगा उतना ही हम नैतिक होंगे, ठीक है, बुरे कृत्यों से दूर रहेंगे। तो सुपर ईगो जो होता है हमें बुरे कृत्यों से दूर करता है, जैसे चोरी करने से रोकना और झूठ बोलने से रोका। जैसे कि माना कि हमारे अंदर ओवर ईगो है तो हम चीजों को
बचेंगे चीज़ों को, मतलब कम, मतलब जैसे जो गलत चीज़ें हैं हम अपनी सामाजिकता और नैतिकता को बचाते हुए उन कार्यों को करेंगे। तो जितना ही ज़्यादा बताया गया इसमें, यह समाज द्वारा बनाए गए नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो जितना ज़्यादा होता है वह बुरे कृत्यों से उतना ही दूर रहता है। मतलब जैसे जैसे हमारे अंदर ईगो बढ़ता जाएगा हम धीरे धीरे बुरे कृत्यों से, मतलब चोरी और झूठ बोलना और अपने नैतिक मूल्यों के इतर होकर कार्य करना, इन सारी चीज़ों से हम बचना धीरे धीरे शुरू करते हैं। अपने नैतिक मूल्यों और सामाजिकता की उतना ही धीरे धीरे रक्षा करना प्रारंभ करते हैं जितना जितना हमारे अंदर ईगो बढ़ता जाता है। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, इसको फॉलो करिए और इसमें ज्वाइन करिए जाके, जिससे कि आप लोगों को सारे जो लेक्चर लिए जाते हैं इनका सारा पीडीएफ नोट्स आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।